सत्ता किसी की मिल्कियत नहीं होती। कोई व्यक्ति या वंश इस पर हमेशा काबिज नहीं रह सकता। लेकिन अक्सर सत्ता के अहंकार में सत्ताधीश भूल जाते हैं, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। अब देखना यह है हमारे सत्ताधीश नरेंद्र मोदी खुद उतरते हैं या उतारे जाते हैं। भाजपा में संगठन हमेशा सत्ता पर हावी रहा है, लेकिन मोदी ने इस परिपाटी को बदल दिया। वो सत्ता ही नहीं, संगठन पर भी हावी हो गए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी खुद को राजनीति का ऐसा किंग समझते थे जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। तभी तो वो छाती ठोक कर ऐलान करते थे, ये मोदी की सरकार है, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों ने उनका सारा गुरूर तोड़ दिया। अब उन्हें सत्ता सुख के लिए ऐसे नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है जो उन्हें खूंखार आतंकवादी और विभाजनकारी कहते थे। जो मोदी कभी किसी की नहीं सुनते थे, अब उन्हें सबकी सुननी पड़ रही है। तभी तो पिछले 11 हफ्तों में उन्हें 4 यू टर्न लेने पड़े। जो जनता टीवी स्टूडियो से लेकर सड़क तक मोदी मोदी करती रहती थी, अब वो भाजपा से सवाल पूछ रही है। मोदी की नीतियों का विरोध ही नहीं कर रही, उन्हें खरी खोटी भी सुना रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आए दिन उन पर निशाना साध रहे हैं। तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं, अगर मोदी आरएसएस के संस्कारों को मानते हुए 17 सितंबर को अपनी सालगिरह पर 75वें साल में रिटायर होकर मार्गदर्शक मंडल में जाने की घोषणा नहीं करते हैं, तो उन्हें दूसरे तरीकों से प्रधानमंत्री का पद गंवाना पड़ेगा। 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू को बहुत बड़ा झटका लगा है। वैसे तो भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन इस जीत में कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो उन गहरे जख्मों की तरह हैं जिनकी टीस भाजपा और मोदी को अगले 5 सालों तक चैन नहीं लेने देगी। सिर्फ आंकड़े ही जीत नहीं होते, इसके कुछ और पहलू भी होते हैं। आज हम उन्हीं पहलुओं का विश्लेषण करते हुए कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो मोदी की राह की रुकावट बन सकते हैं। चुनावी नतीजों से पहले मोदी कह रहे थे इस बार बड़े फैसले लेंगे, लेकिन अब छोटे छोटे फैसलों में यू टर्न ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ब्रॉडकास्ट बिल, लैटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड बिल पर पेच फंस गया। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल एलजेपी, जेडीयू और टीडीपी को भी कई आपत्तियां थीं। 3 महीनों में ही एनडीए सरकार पर सहयोगी दलों का दबाव साफ नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी भाजपा और उसके सहयोगियों के सुर नहीं मिल रहे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं। बहुत स्पष्ट है, जब ये सरकार बना सकते हैं तो उसे गिरा भी सकते हैं। दोनों पहले भी एनडीए से अलग हो चुके हैं। मोदी से भी इनके गहरे मतभेद रहे हैं। नायडू ने सार्वजनिक रूप से मोदी को बुरा इंसान और आतंकी कहा था। नीतीश भी गुजरात दंगों में मोदी के हाथों को बेगुनाहों के खून से सना होने की बात कहकर उनके प्रधानमंत्री बनने का पुरजोर विरोध करते हुए एनडीए से अलग हो गए थे। मजबूत सरकार चलाने के आदी मोदी के लिए इस मजबूर सरकार को 5 सालों तक चलाना मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ को भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माना जाता है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा और आरएसएस की दूरियां बढ़ रही हैं। कर्नाटक की हार के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मोदी मैजिक और हिंदुत्व ही काफी नहीं होगा। चुनावों के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कह दिया, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। संघ ने भी इस बार चुनाव में वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जैसी वो हमेशा दिखाता आया है। आरएसएस से जुड़े विचारक रतन शारदा ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए कहा था, भाजपा दल बदलूं और किसी को भी टिकट दे देगी और सोचेगी आरएसएस उसे जिता देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर भी संघ की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई।
भागवत मोदी पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं गंवाते। सुब्रमण्यम स्वामी जिस परंपरा का निर्वहन करने की बात कह रहे हैं वो आरएसएस की है। 75 साल में रिटायर होना उसका नियम और संस्कार है। 2019 में इसी परिपाटी पर चलते हुए कई धुरंधरों के टिकट काटे गए थे। द वीक को दिए इंटरव्यू में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट न दिया जाए। इस एक निर्णय ने भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। उनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूरी, करिया मुंडा, बिजॉय चक्रवर्ती, शांता कुमार जैसे नाम शामिल थे। सुमित्रा महाजन ने एक इंटरव्यू में कहा था, भाजपा अध्यक्ष मुझे ना कहने में हिचक रहे थे, इसीलिए मैंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कलराज मिश्र और भगत सिंह कोश्यारी ने भी महाजन की तर्ज पर सक्रिय राजनीति से दूर रहने की घोषणा कर दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा पार्टी के इस निर्णय की जद में मोदी आते हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ भी लगातार गिर रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में उन्हें जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। राम की नगरी अयोध्या ने भी धर्म की राजनीति करने वालों के सारे प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। उत्तर प्रदेश के आंकड़े मोदी और भाजपा की कल्पना से परे हैं। वहीं बांसवाड़ा ने मुसलमानों से मंगलसूत्र बचाने के मोदी के नफरती दाव को भी पटखनी दे दी। धन, बल, मीडिया और मार्केटिंग के द्वारा अगर 400 पार और आएगा तो मोदी ही जैसा माहौल तैयार नहीं किया जाता तो 200 पार होना भी मुश्किल था। अब मोदी अजय नहीं रहे, उनका जादू फीका पड़ने लगा है। उन्हें इसके खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसे समझदार राजनेता भी होते हैं जो वक्त की आहट को पहचान जाते हैं और सत्ता का मोह छोड़कर अपनी राजनीतिक साख बचा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अति महत्वाकांक्षी और लालची भी होते हैं जो इसे अनसुनी कर देते हैं और साख और सत्ता दोनों गवा देते हैं, कई बार जान भी। इतिहास के पन्ने ऐसे लालची तानाशाहों और सत्ताधीशों से भरे पड़े हैं। मेरा ये मानना है, आपकी एंट्री से ज़्यादा आपका एग्जिट ग्रेसफुल होना चाहिए। अक्लमंदी ये जानने में है कि कब रुकना है और शायद नरेंद्र मोदी के रुकने का वक्त आ गया है।